हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा 4 नंबर का है। इससे पहले भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया है, तो आप इनको यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। ये एसएससी के जितने भी एग्जाम है उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारा एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, जुलाई में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उन सब में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ ही जो क्वेश्चन आए थे उनसे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमने इसमें लिए हैं, तो हम उनको डिटेल में आपको समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है। तो ये हमेशा एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कड़वाहट का कारण क्या है, तीखेपन का कारण क्या है, लाल रंग का कारण क्या है। तो जो ये क्वेश्चन पूछा था कि खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन है कैप्साइसिन और ट्राइटरपेंस और करक्यूमिन और कुकुरबिटासिन। तो इसका आंसर क्या होगा, जो खीरा है उसमें कड़वाहट का कारण क्या होता है, उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो इसका आंसर है कुकुरबिटासिन नामक जो तत्व है इसमें पाया जाता है, इसीलिए जो खीरा है वो कड़वा होता है। इसके अलावा देखते हैं कि जो मिर्च का तीखापन है वो किसकी उपस्थिति के कारण जो मिर्च है वो तीखी होती है, किसकी उपस्थिति के कारण, एक कैप्साइसिन नामक जो तत्व है इसमें पाया जाता है, उसके कारण जो मिर्च है वो तीखी लगती है। और जो हल्दी में है वो कौन सा तत्व पाया जाता है, ये करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जिससे वो पीली दिखती है। और जो औषधियों में है वो कौन सा तत्व उपस्थित होता है, ये ट्राइटरपेंस नामक जो तत्व है वो औषधियों में उपस्थित होता है। और इसके अलावा कुकुरबिटासिन और किस में उपस्थित होता है, ये कद्दू और लौकी में भी उपस्थित होता है। किसमें होता है, खीरे में होता है, कद्दू और लौकी में भी ये उपस्थित होता है। कौन सा है, कुकुरबिटासिन है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या इनमें से और कुछ पूछ सकता है, जैसे मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है ये भी पूछ सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए मशहूर भारतीय नृत्यांगना है। जो मल्लिका साराभाई है वो किस नृत्य के लिए जानी जाती है, वो क्यों फेमस है, तो वो कौन सा डांस करती है जिसके लिए वो फेमस है। ए कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए, बी भरतनाट्यम और कथक के लिए, सी भरतनाट्यम और ओडिसी डांस के लिए, या कुचिपुड़ी और कथक के लिए। जो मल्लिका साराभाई है वो कौन से डांस के लिए फेमस है, तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए ये फेमस है। कौन सी, मल्लिका साराभाई किसके लिए है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए फेमस है। इसके अलावा भरतनाट्यम की और कौन कौन से डांसर है, तो ये देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति है, मृणाली साराभाई है, रुक्मणी देवी है। रुक्मणी देवी है जो भरतनाट्यम की जनक भी मानी जाती है। कौन है जनक, कौन है भरतनाट्यम की, ये रुक्मणी देवी है। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके अलावा देखते हैं कुचिपुड़ी के और कौन कौन से है डांसर, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी है। और इसके अलावा जो सत्रिय है उसके कौन है, शंकर देव है। ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जिसको 2000 में ये इसको अपनाया गया था या इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था, कब, 2000 में। और कथक के कौन है, इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित जो बिरजू महाराज है वो किस नृत्य से संबंध रखते हैं, तो किससे रखते हैं, ये कथक से संबंध रखते हैं। उसके अलावा लिच्छू महाराज है, सितारा देवी है, किससे रिलेटेड है, कथक से है। मणिपुरी डांस से कौन है, उसके लिए कौन जानी जाती है, ये झावेरी बहन जो है ये मणिपुरी के लिए जानी जाती है। उसके बाद में मोहिनी अट्टम के लिए कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी और श्री देवी और भारती शिवाजी। तो किस डांस के लिए है, मोहिनी अट्टम के लिए है। कौन है, कल्याणी अम्मा है, हेमा मालिनी है, श्री देवी है और भारती शिवाजी है। इसके एक बार फिर से देख लिए, कुचिपुड़ी के लिए कौन है, कुचिपुड़ी के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी। एग्जामिनर पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है इसलिए अलग से इनको बताया है। इसके अलावा सत्रिया डांस के लिए शंकर देव जी है, ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। कथक के लिए पंडित बिरजू महाराज है, इंपोर्टेंट है, लिख के याद करना है। लिच्छू महाराज है, सितारा देवी है। मणिपुरी के लिए झावेरी बहन है। मोहिनी अट्टम के लिए कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्री देवी और भारती शिवाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। जो कौन था प्रथम भारतीय जो वायसराय की जो ये कार्यकारी परिषद थी उसमें शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा, ए तेज बहादुर सप्रू और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पी एस
शिव स्वामी अय्यर और सैयद अली इमाम। तो कौन है जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था? इसका आंसर क्या होगा? ये होंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो है वो पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। कौन हुए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है, तो याद रखना है। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी है जो पहली बार जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? जो इल्बर्ट बिल था, जो इल्बर्ट बिल जो 1884 में लागू हुआ था, उस टाइम पे जो वायसराय कौन था? तो ये पूछा गया है कि उस समय जो भारत का जो है ब्रिटिश वायसराय वो कौन था, कब? 1884 में, जब ये इल्बर्ट बिल जो है वो लागू हुआ था। तो कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मेयो। तो कौन थे? इल्बर्ट बिल से संबंधित वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित थे। और स्थानीय स्वशासन का जनक कौन माना जाता है? ये लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये भी एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा एग्जाम में। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। और वैज्ञानिक जनगणना जो 1881 में हुई थी वो भी इनके कार्यकाल में हुई थी। और जो जनगणना की शुरुआत है वो किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। कंफ्यूज नहीं होना है, वैज्ञानिक जनगणना 1881 में हुई थी जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई, और जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो ने की थी। कब की थी? 1872 से जो वैज्ञानिक जनगणना की शुरुआत होती है। उसके बाद में जो शिक्षा संबंधी आयोग था वो जो हंटर आयोग 1882 में। कौन सा था ये शिक्षा संबंधी आयोग? कौन सा है? हंटर आयोग है। और कब से है? 1882 का हंटर आयोग है जो कि शिक्षा संबंधी आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी? जो स्वतंत्रता के दौरान जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किसने की थी? तो कौन किसने की थी? तो इसका आंसर ए रैमजे मैकडोनाल्ड, बी हेनरी, एस स्मिथ, सी डेविड जॉर्ज और डी एंड्रयू बोनार्ड लो। तो ये किन्होंने की थी? तो उस टाइम पे निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? तो किन्होंने की थी सांप्रदायिक जो पंचांग है उसकी घोषणा किसने की थी? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये जो सांप्रदायिक पंचांग है उसकी घोषणा की थी। किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। क्या की थी? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी। अब सांप्रदायिक पंचांग में क्या था? दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया था। क्या किया था? पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया था। और उसके साथ ही एक घटना और घटित हुई थी 1932 में। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल जो कि पुणे में है। कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट या पूना समझौता। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा भी 1932 में हुई थी। किन्होंने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और 1932 में और कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है कि पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था, कब हुआ था? तो इम्पोर्टेंट है ये भी, कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। डेट भी पूछ लेता है तो ये भी याद रखना है। 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य यरवदा जेल पूना में पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? जो गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे वो फिर से एक जो है किस समझौते में हुए? तो कौन से समझौते में हुए थे? गांधी इरविन समझौता से हुए ये इनके संबंध अच्छे, या लखनऊ समझौता से, या कराची समझौता से, या लाहौर घोषणा से जो इनके संबंध अच्छे हुए? मतलब कि ये दोनों एक जगह फिर से कौन से समझौते में हुए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये लखनऊ समझौते में फिर से एक हो गए थे।
और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? जो लखनऊ समझौता है वो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और ये अलग कब हुए थे? कब हुए थे? ये सूरत अधिवेशन में हुए थे। कब हुए थे? 1907 में। 7 का जो ये सूरत अधिवेशन था उस टाइम पे ये दोनों अलग अलग हो गए थे। फिर से ये एक कब हुए? जो ये है लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, ये फिर से एक हुए। उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे? जो लखनऊ समझौता है अंबिका चरण मजूमदार जो है उस टाइम पे अध्यक्ष थे। और इसके बाद में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सब इंपोर्टेंट है इसलिए लिखाया है। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में होता है। और इसमें क्या होता है? गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। कौन से में? लखनऊ समझौता 1916 में। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ समझौता के टाइम अध्यक्ष कौन थे? ये थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इसके अलावा जो गांधी इरविन समझौता है वो कब होता है? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। और कराची अधिवेशन है वो कब होता है? 1931 में। कौन सा होता है? कराची अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई जो है कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? जो किसके कार्यकाल में जो है रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? किसके कार्यकाल में जो रोलेक्ट एक्ट है 1919 है वो लागू किया गया? इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। पूछा भी है, देखो सीजीएल में पूछा है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड विलियम्स, सी लॉर्ड मिंटो और डी लॉर्ड बेंटिंग। तो किसके कार्यकाल में जो है रोलेक्ट एक्ट 1919 लागू होता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है ये एक्ट लागू होता है। इस एक्ट को ना अपील, ना दलील और ना वकील का कानून भी कहा जाता है। या इसमें यही सिद्धांत दिया था अंग्रेजों ने कि ना अपील होगी, ना दलील होगी, ना वकील कोई होगा, सीधा जेल में डाल देते थे। किसी भी भारतीय को, संदिग्ध भारतीय उनको दिखता उसको वो जेल में डाल देते। तो इसको काला कानून भी कहा जाता है। किसको? रोलेक्ट एक्ट जो है, रोलेक्ट एक्ट 1919 को काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला सिद्धांत लागू किया गया था। किन्होंने किया था? अंग्रेजों ने लागू किया था। एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जो ये एक्ट था इसके ही विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो जलियांवाला बाग जो नरसंहार है वो किसके विरोध में हुआ था? ये एग्जाम में भी पूछा जाता है या पूछ लिया जाएगा कि जो किसके विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था? किसके विरोध में हुआ था? ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। और उस टाइम पे जो गोली चलाने की आदेश दिया था वो किसने दिया था? तो ये कौन था? ये जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था। गोली चलाने का आदेश देने वाला कौन था? जनरल डायर था। और किस एक्ट के विरोध में हुआ? ये रोलेक्ट एक्ट 1919 के विरोध में हुआ। और रोलेक्ट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था? ना अपील, ना दलील, ना वकील का सिद्धांत दिया था। इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो याद होना चाहिए कि जो लॉर्ड कर्जन है उसके कार्यकाल में कौन कौन सी घटना घटी थी। तो ए है पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, बी द्वितीय दिल्ली दरबार लगा, और सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, और डी बंगाल का विभाजन हुआ। तो इनमें से कौन सी घटना है जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुई थी? कौन सी नहीं हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था, बाकी सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है कब से कब तक था इनका कार्यकाल? ये 1899 से 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहता है। इस टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें घटित हुई थी? जो देखो बंगाल विभाजन हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 जो है वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। और दूसरा दिल्ली दरबार जो 1903 में लगा था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कब से कब तक इनका था? 1899 से 1905 तक जो है ये भारत के वायसराय रहे। और क्या क्या घटनाएं घटित होती है? बंगाल विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है,
भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आता है और दूसरा दिल्ली दरबार जो है इन्हीं के कार्यकाल में लगता है। इंपॉर्टेंट है, सबको सन के सहित याद रखना है कि बंगाल विभाजन कब होता है, एग्जाम में पूछा है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट कब आया था? 1904 में आया था। और दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा था। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लगा था। और कौन सी घटना नहीं घटी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। अब देखिए, बंगाल विभाजन के टाइम वायसराय कौन था? कर्जन था। असहयोग आंदोलन भी पूछा गया है कि ये कब हुआ था, इस टाइम वायसराय कौन था? तो जो है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में होता है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। किस टाइम पे? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, वायसराय कौन थे? इरविन थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उस टाइम पे वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, जो कि 1942 में हुआ था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को बंबई, जो कि वर्तमान मुंबई में होता है। अब इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो अब आपको इसको डेट के साथ याद रखना है। 1885 पूछ चुका है एग्जाम में, तो अब ये पूरा पूछता है कि कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जो ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है लॉर्ड लिटन जो है ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। किसके नाम से? ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। कौन? लॉर्ड लिटन लिखता था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? जो अपनी राजधानी है वो कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली कब बनी थी या किसके कार्यकाल के दौरान बनी थी? तो ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हॉर्डिंग और सी लॉर्ड लिटिन और डी लॉर्ड क्लाइव। तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो किसके कार्यकाल के दौरान बनी है? इसका आंसर क्या होगा? ये होगा बी, जो कि है लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल के दौरान जो है राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। कहां से कहां तक? कहां से? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी को। किसके टाइम में? लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल के टाइम किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार लगा था। तो क्या था? दिल्ली दरबार लगा था उसके दौरान जो है जो भारत के तत्कालिक सम्राट जॉर्ज थे, उन्होंने महारानी के साथ, कौन से थे ये? तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम थे। कौन थे? सम्राट जॉर्ज पंचम थे। इन्होंने महारानी के साथ मिलकर घोषणा की कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो कब? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान घोषणा की थी। कब की थी? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान घोषणा की। किन्होंने की? भारत के तत्कालिक सम्राट जॉर्ज पंचम ने महारानी के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो इनमें से कौन सा जिला है जिसको देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया है? कौन सा संविधान साक्षर जिला घोषित किया है? तो ऑप्शन ए मेरांग, बी रेसू बेलपारा और सी नोंग पोहे और डी कोल्लम। तो इसका आंसर क्या होगा? किसको किया है संविधान साक्षर जिला घोषित? ये कोल्लम को किया है। किसको किया है? कोल्लम को संविधान साक्षर जिला घोषित किया है। देश का पहला ऐसा गांव है, जिला है जो संविधान साक्षर जिला बना है। कहाँ का है ये? कोल्लम केरल का है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये घोषणा की है। ये नागरिक संविधान साक्षरता अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया गया है। किसके माध्यम से? नागरिक संविधान साक्षरता अभियान के माध्यम से। ये अभियान कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। जो ये अभियान है इसको किसने शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है ये अभियान? ये कोल्लम जिला पंचायत है, जिला योजना समिति है और केरल स्थानीय प्रशासन संस्था है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है ये अभियान। और इसका उद्देश्य क्या है? जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संविधान साक्षरता प्रदान करना है। क्या है? संविधान साक्षरता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कहाँ का है? ये केरल का है, कोल्लम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAMPA के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार की संचालन समिति ने मानव पशु संघर्ष को कम करने हेतु 2023-24 के लिए 1086 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो कौन सी सरकार है, कौन से राज्य सरकार ने जो मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए जो है 1086 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो किसने शुरू किया है? इसका आंसर होगा उड़ीसा ने ये शुरू किया है। मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए योजना शुरू की है। CAMPA का क्या है? कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, यानी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। किसने किया है? ओडिशा ने ये शुरू की है। ये योजना किसने की है? ओडिशा ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है? तो वर्तमान में कितने विषय केंद्र और राज्य सूची में? ऑप्शन ए है 97 या 61, 100 या 61, सी है 98 या 59 और डी है 100 या 66। तो कितने विषय है जो केंद्र और राज्य सूची में वर्तमान समय में है? कितने हैं? तो केंद्र में कितने हैं? 100 है और राज्य में कितने हैं? 61 है। कितने हैं केंद्र में? 100 है और राज्य में कितने? 61 है। तो ये जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। जो केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उनके विभाजन से संबंधित है। कौन सी अनुसूची है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो शक्तियां हैं उनका विभाजन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? ये 7वीं अनुसूची है। और इसमें कितनी है? 3 प्रकार की सूचियां हैं। कितनी है? 3 प्रकार की है। पहली संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो पहली संघ सूची है या केंद्र सूची उसमें कितने विषय है? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने हैं? 61 है और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय है। कितने हैं? 52 विषय है। नेक्स्ट है, जल का त्रिगुण बिंदु क्या है? जो जल है उसका त्रिगुण बिंदु क्या है? ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है 273.16 डिग्री सेल्सियस और बी है 273.16 केल्विन और सी है 0 केल्विन और डी है -273.16 केल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जल का त्रिगुण बिंदु क्या है? ये है 273.16 केल्विन है। क्या है? 273.16 केल्विन जो है इसका त्रिगुण बिंदु है। किसका? जल का है। तो त्रिगुण बिंदु क्या होता है कि त्रिगुण बिंदु वह तापमान और दबाव होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण, जो गैस है, तरल और ठोस है, वो क्या होते हैं कि थर्मोडायनेमिक संतुलन में होते हैं। किसमें होते हैं? थर्मोडायनेमिक संतुलन में होते हैं, सह अस्तित्व में होते हैं। क्या? गैस, लिक्विड और ठोस जो है वो तीनों थर्मोडायनेमिक संतुलन में होते हैं। और ट्रिपल पॉइंट शब्द जो है किन्होंने दिया था? जेम्स थॉमस द्वारा गढ़ा गया था। कब? 1873 में। किसके द्वारा दिया गया? जेम्स थॉमसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, किस बौद्ध परिषद में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया है? तो जो कौन सी बौद्ध परिषद है जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था? तो किसमें किया गया है? दूसरी परिषद है, तीसरी परिषद है, चौथी परिषद है या प्रथम परिषद है? तो किसमें जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो है संकलन किया गया था? कितनी परिषद हुई थी? 4 हुई थी। उनमें से किसमें जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन है? तो इसका आंसर क्या है? ये डी है,
जो कि प्रथम परिषद है, उसमें क्या हुआ था, सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। ये परिषद जो है, इसका आयोजन किसके शासनकाल में होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जो मगध का सम्राट अजातशत्रु था, इसके कार्यकाल में जो है ये आयोजन इसका होता है। किसका, प्रथम परिषद का। कब होता है, जो बुद्ध के परिनिर्वाण के 483, जो महापरिनिर्वाण होता है, बुद्ध का निर्वाण होता है, क्या महापरिनिर्वाण के बाद जो है इसका आयोजन किया गया है। और प्रथम जो परिषद है, उसका अध्यक्ष कौन था, ये महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष। किसके, जो पहली बौद्ध परिषद है उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। आयोजन कहाँ होता है, इसका राजगृह में होता है। कौन सी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त का कार्यकाल या अवधि, कार्यकाल कितने अवधि या कितने वर्ष की आयु तक रहता है, जो भी पहले है। जो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त है, उसका कार्यकाल जो है कितने वर्ष तक के लिए होता है, जो या तो कितनी अवधि होती है या कितने वर्ष होते हैं, जो भी पहले होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 5 या 65, 4 या 65, 6 या 65 वर्ष और 4 वर्ष या 62 वर्ष। तो कितनी अवधि के लिए और कितने वर्ष के लिए होता है, तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष या 65 साल। जो भी इसकी जो भी पहले होता है, वहां तक जो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त है वो अपने पद पर बना रह सकता है। क्या होता है, 4 साल की जो अवधि होती है या 65 वर्ष जो भी उनके पहले होते हैं, तब तक जो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त है वो अपने पद पर बना रह सकता है। जो प्रधान सत्कर्ता आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है। किसकी सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है। किसको, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त को। और ये कैसा निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। कैसा नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है। और जो पहले सत्कर्ता आयुक्त थे वो कौन थे, ये थे नितुर श्रीनिवास राव, जो कि 1964 में पहली बार बने थे। कौन थे, नितुर श्रीनिवास राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध किस उम्मीदवार का समर्थन किया था। जो महात्मा गांधी ने है वो सुभाष चंद्र के विरोध में अपना कौन से उम्मीदवार को उन्होंने चुनाव लड़वाया था, तो श्री राजगोपालाचारी, पी सीतारमैया और सी राधा कृष्णन और डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो गांधी जी की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो कौन थे, तो इसका आंसर क्या है, ये पी सीतारमैया थे। कौन थे, प्रतापी सीतारमैया थे, जो गांधी जी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कौन से थे, प्रतापी सीतारमैया थे। कौन थे, प्रतापी सीतारमैया थे। और जो ये चुनाव है जो प्रतापी सीतारमैया जी है वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत गए थे। तो इससे गांधी जी को बुरा लगा, तो इन्होंने आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और फिर इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। किसका किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसका गठन किन्होंने किया, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया है। और कब किया है, 1939 में किया है जो है। तो किन्होंने किया था, 1939 का जो है वो किन्होंने जीता था, ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने जीता था। और प्रतापी सीतारमैया जो गांधी जी के उम्मीदवार थे वो हार गए थे, और तो फिर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद में इन्होंने किसका गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कब किया, 1939 में किया। उसके बाद में है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में च्वर्णी पेशी उपस्थित होती है। तो च्वर्णी पेशी है वो कहाँ स्थित होती है, मानव शरीर के कौन से भाग में जो है च्वर्णी पेशी होती है। तो ए जांग, भी ए हाथ, बी जांग, सी जबड़ा और डी छाती। जो च्वर्णी पेशी है वो मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये जबड़े में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है, ये जबड़े में उपस्थित होती है। कौन सी, च्वर्णी पेशी जो है जबड़े में उपस्थित होती है। और ये कैसी है, ये एक मांसल पेशी है। कौन सी, ये जो च्वर्णी पेशी है वो एक मांसल पेशी है, जो गाल की हड्डी के नीचे और नीचे जबड़े से
जुड़ी होती है। कहाँ होती है? जो गाल की जो हड्डी है और जो निचले जबड़े से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदंग वाद्य यंत्र का एक महान वादक था? जो कौन था जो मृदंग बजाते थे, कौन थे? तो ए है शकूर खान, बी उस्ताद गुलाम साबिर खान, सी पंडित राम नारायण और डी पजनी सुब्रमण्यम पिल्लई। तो कौन थे जो कि एक मृदंग वाद्य यंत्र का एक वादक था? कौन थे मृदंग वादक, कौन थे इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है पजनी सुब्रमण्यम पिल्लई जो है मृदंग वादक थे। जो मृदंग वादक है, जो मृदंग है, इसको आमतौर पर जो है कर्नाटक संगीत में बजाया जाता है। ये कहाँ पे बजाया जाता है? मृदंग जो है ये कर्नाटक संगीत में बजाया जाता है। और उत्तर भारत में जो है मृदंग को क्या कहा जाता है? पखावज के नाम से जाना जाता है। कौन? मृदंग जो है पखावज के नाम से उत्तर भारत में जाना जाता है। उसके साथ ही बंगाल और मणिपुर में जो है इसको खोल के नाम से जाना जाता है। किसको? मृदंग को कहाँ पे? बंगाल और मणिपुर में खोल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा मृदंग के एक और वादक थे, कौन थे? त्रिची शंकरन जो है ये भी इसके एक वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त या 27 अगस्त, किस दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये जो है खिलाड़ी है, कौन है? हॉकी के कौन? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो मेजर ध्यानचंद जो है खिलाड़ी है किसके? हॉकी के, तो उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? जो हॉकी के खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बिजाली वछाराजनी, बी नीना रॉय, सी यतीश यादव और डी निरुपमा यादव। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होंगे यतीश यादव जो है इस पुस्तक के लेखक है। रो क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और भारत की एक विदेशी खुफिया एजेंसी है। क्या है? विदेशी खुफिया एजेंसी है। तो जितनी भी खुफिया एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के और वर्ल्ड के, इनकी अलग से वीडियो बना के हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप उनको भी देख लीजिए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब इम्पोर्टेंट है, सारे याद होने चाहिए। इनकी स्थापना कब होती है, इनके अध्यक्ष कौन है, इसमें कितने सदस्य देश है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, बी न्यूटन की गति का नियम, सी कोणीय गति का नियम और एक आयाम में गति के नियम पर किस सिद्धांत पर काम करती है? जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? ये पास्कल के नियम पर काम करती है। किस पर करती है? पास्कल के सिद्धांत पे ये काम करती है। कौन? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। पास्कल का सिद्धांत क्या है कि किसी भी तरल पदार्थ, जो भी कोई भी तरल पदार्थ है, उसके किसी भी बिंदु पर कोई बल लगाया जाता है, जो दबाव है वो समान रूप से पूरे तरल में फैलता है। मतलब जो बल है, हम कहीं पे भी जो भी द्रव है उसमें किसी भी बिंदु पर अगर हम बल लगाते हैं या दाब लगाते हैं तो वो चारों तरफ समान रूप से फैलता है। मतलब कि जो दाब है वो पूरे तरल में संचरित होता है या पूरे द्रव में वो फैल जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने 18 जनवरी 2023 को पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की? तो किस शहर ने जो है G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? ए हैदराबाद, बी गांधीनगर, सी कोच्चि और डी तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर क्या है? ये तिरुवनंतपुरम ने इसकी मेजबानी की है। इसका फोकस क्या है? स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में सहायता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार, ये इसका फोकस है। और इसके अलावा HWG जो बैठकों के अन्य स्थान और कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पे इसकी
बैठक होगी। तिरुवनंतपुरम के अलावा ये गोवा, हैदराबाद और गांधीनगर में भी इसकी बैठक होगी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के मैदान के भीतर सराय टीला और टीले के पास 1200 साल पुराने 2 लघु वोटिव स्तूपों का पता लगाया है। ये स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या है? जो नालंदा महाविहार है, इसके 2 स्तूप मिले हैं, तो ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो किस राज्य में स्थित है ये स्थल? तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य में ये स्थित है। तो इन तसरों को जो पत्थर है, इनको तराश कर बनाए गए स्तूपों में बुद्ध की आकृतियों को दर्शाया गया है। इन पत्थरों पर क्या है? इन पर बुद्ध की आकृतियों को दर्शाया गया है। और नालंदा विहार एक विश्व विरासत स्थल है। कैसा है ये? इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, उसके संस्थापक कौन थे? एक गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे, ज्योतिबा फुले और खान अब्दुल गफार खान। जो ये है, इसके संस्थापक कौन है? इसका आंसर क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। इसके संस्थापक कौन है? इसका आंसर क्या है? इसका है गोपाल कृष्ण गोखले है, वो इसके संस्थापक है। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एम.जी. रनाडे है, वो किसके है? प्रार्थना समाज के संस्थापक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले है, और ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले है। इसके अलावा लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफार खान है, और इसको लाल कुर्ती दल को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।